गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारा नेक्स्ट लेक्चर और ये लेक्चर नंबर 4 है। बच्चों इसके पहले वाले हमने लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हमने देखा था बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl देखा था हमने और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl देखा था। लेकिन बच्चों हमारी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस करते समय हमको कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे हमने मोल्टन NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस देखा था तो हमारे रिजल्ट के रूप में हमको मिला था कि एक इलेक्ट्रोड पे सोडियम मेटल डिपॉजिट होता है और दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। तो बेटा ये इसका अमाउंट कितना होता है, पहले वाले इलेक्ट्रोड पे जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम मेटल डिपॉजिट होता है, तो यहाँ पर सोडियम मेटल कितना डिपॉजिट होता है, कितने अमाउंट में डिपॉजिट होता है, इसके कैलकुलेशन से रिलेटेड हम आज बात करेंगे। वैसे ही हम क्लोरीन गैस कितनी लिबरेट होंगी, कितने मोल्स लिबरेट होंगी, कितनी ग्राम गैस लिबरेट होंगी या कितने लीटर गैस लिबरेट होंगी, ये निकालना है। तो भी हम आज इस कैलकुलेशन में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें हम सबसे पहले हमारे पहला एम हम रख देते हैं कि अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड और अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड। तो बच्चों हमको इसके बारे में पढ़ना है कि ये कितना होता है, इसका कैलकुलेट करना है। एक्चुअली हमारा एम क्या है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, और दूसरा है या उसी को आप बोल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड। तो बच्चों ये हम एक एग्जांपल लेके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट एन एग्जांपल। ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में मैंने दो रॉड डिप किया हुआ है और इसमें हमने डाला एक सॉल्यूशन है हमारे पास CuCl2 का। ये सॉल्यूशन की बात करूं तो इसमें कॉपर आयन और क्लोरीन आयन दोनों है, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन होंगी। रिएक्शन होने के बाद में एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वाला होगा, एक निगेटिव वाला होगा। जो निगेटिव वाला इलेक्ट्रोड रहेगा उसके ऊपर कौन डिपॉजिट होगा, कॉपर मेटल डिपॉजिट होगा, और ये वाले इलेक्ट्रोड से क्लोरीन गैस लिबरेट होंगी। ऐसी कुछ अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कहानी होंगी बच्चों, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, जैसे आप जानते हो बच्चों, हमने एक कनेक्शन रखा था इन दोनों के बीच में थ्रू बैटरी, बराबर है ना। तो हमने एक बैटरी बनाया हुआ था और बैटरी से इनको क्या किया था बच्चों, कनेक्ट किया था, ठीक है कि नहीं है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या पता रहना चाहिए, हमको पता रहना चाहिए कि यहां से इस साइड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास हुआ है। तो हमारा इसमें पहला एम है अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड, यानी इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड पे कितना चार्ज पास हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि मैं चार्ज के बारे में बात क्यों कर रहा हूं। देखो बच्चों, हमारा एम फिलहाल हम इसको पॉइंट आउट कर देते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर रिएक्शन कुछ ऐसी हुई होंगी और जब जाके कॉपर मेटल बना होगा। ये रिएक्शन वो रिएक्शन है जो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर हो रही है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है रिडक्शन रिएक्शन, और ये जहां पर हो रही है उसका नाम है कैथोड, और जिसके ऊपर चार्ज है निगेटिव, यानी इस रॉड की बात कर रहा हूं मैं। अब इस रॉड के ऊपर बेटा ये दो इलेक्ट्रॉन आए हैं, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे जब ही ये कॉपर आयन के साथ कंबाइन होंगे और फिर हमको कॉपर मेटल मिलेगा। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे बच्चों तो ये इसके साथ कंबाइन नहीं हो पाएंगे और देन आपको कॉपर मेटल भी नहीं मिलेगा। यानी हमारा एम आ रहा है इसके ऊपर, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहता है चार्ज। तो यही मुझे चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड ये हमको निकालना है। तो चार्ज निकालने का एक फॉर्मूला जो हमने स्कूल्स में पढ़ा था, Q इक्वल्स टू IT, आप जानते हो इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू IT। यहां पर I शुड बी इन एम्पियर, T शुड बी इन सेकेंड, सो C शुड बी इन कूलम, बराबर है।
तो अगर I और T हमको मिल जाए, यानी कितने एम्पियर का करंट पास हो रहा है, जो हम एमीटर की मदद से निकाल सकते हैं, और कितने समय तक पास हुआ, जिसमें हम टाइम देख के सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे I की वैल्यू मालूम है, अगर मुझे T की वैल्यू मालूम है, तो बच्चों मुझे Q की भी वैल्यू पता चल जाएंगी। तो I और T की मदद से मैं क्या निकाल रहा हूं बच्चों? Q निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? Q। अब मुझे पता चल गया कि कितना चार्ज पास हुआ। ठीक है, ये मेरा पहला एम हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड। ठीक है, दूसरा एम है हमारा, जैसे हमको चार्ज पता चल गया, चार्ज किसके ऊपर रहता है बेटा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी रहता है, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज रहता है, तो मैं चार्ज की मदद से ये निकाल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन कितने पास हुए होंगे। अब इसको कैसे निकालेंगे हम? देखो बच्चों, सबसे पहले आपको एक बात मैं बता देता हूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहता है 96500 कूलम का चार्ज अप्रोक्सीमेट। 1 मोल इलेक्ट्रॉन आप जानते हो बच्चों, 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहने वाला चार्ज इतना होता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया? तो क्यों कूलम अगर चार्ज आपको मिल रहा है, क्यू कूलम अगर आपको चार्ज मिल रहा है, क्योंकि देखो हमको ये हमारा स्टैंडर्डाइज हमको मालूम है, और हमको जैसे कि मैंने निकाल लिया, हम एमीटर्स की मदद से आई निकाल लिया और सेकंड्स निकाल लिया हमने, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नाउ यू नो द इतने इतने कूलम आपके पास चार्ज आया है। जैसे यू नो आपके पास 1000 कूलम चार्ज आया है, तो 1000 कूलम चार्ज कितने मोल इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं, ये आपको निकालना है। तो हम देखो वही काम करेंगे। 96500 कूलम, इसके नीचे मैंने क्यू कूलम लिख दिया, और यहां पर हम डाल देते हैं x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? q अपॉन 96500 कूलम। ये भी कूलम है, ये भी कूलम है, कूलम कूलम गेट कैंसल, आंसर विल बी इन मोल्स। समझ में आ गया? इतने मोल्स। तो आपको क्या पता चल गया बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड। तो ये कितना हो गया? यानी इसका मतलब हो गया Q अपॉन 96500 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड हुए हैं। अब इट में भी अगर आपके Q की वैल्यू आती है 96500, तो 96500 अपॉन 96500 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास हुए। Q की वैल्यू में आती है 2 टाइम्स ऑफ 96500, तो आंसर आएगा 2, यानी इसका मतलब हुआ 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड हुए। तो नाउ यू नो वेरी वेल कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड हुए। ठीक है बच्चों, अब ये रिएक्शन को आप ध्यान में रखना, मैं यहाँ का कुछ रब कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, एक तीसरा कंसेप्ट है बच्चों हमारे पास में, जिसका नाम है मोल रेशो। ठीक है, मोल रेशो। अब मोल रेशो क्या होता है? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूं आपको। मोल रेशो, मोल रेशो पहले एक एग्जांपल से बताता हूं। एग्जांपल वही लेंगे बेटा जो हमारा एम है। देखो, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। ठीक है, ये कितने मोल है? 1। ये कितने मोल है? 2। ये कितने मोल है? 1। फिलहाल इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, ये दोनों हमारे लिए काम के हैं। तो मोल रेशो, जिसको मैं शॉर्ट में एमआर लिखूंगा बेटो, मोल रेशो जिसको मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा? एमआर। इसका रेशो क्या होता है? मोल्स ऑफ मेटल प्रोड्यूस्ड अपॉन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। मोल्स ऑफ मेटल प्रोड्यूस, कितने मेटल बने? 1 मोल। और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड कितना? 2। तो इसका मोल रेशो कितना हो गया? 1/2। ठीक है, समझ में आ गया? अगर मैं इसी में दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम एल्यूमिनियम का, ये हमारा हो गया पहला एग्जांपल, ये हो गया हमारा दूसरा एग्जांपल। एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव रहता है, कभी भी जब भी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 3 ही करेगा और एक एल्यूमिनियम बनेगा। तो यहाँ पर मोल रेशो कितना होना चाहिए? 1/3। कितना होना चाहिए? 1/3। तो आई थिंक सो आपको अब समझ में आ गया होगा मोल रेशो क्या होता है।
तो बच्चों यहाँ पर हमने मोल रेशो के बारे में देख लिया है। अब सवाल ये उठता है कि हमने मोल रेशो क्यों कैलकुलेट किए। हमने मोल रेशो इसलिए कैलकुलेट किया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से और मोल रेशो की मदद से हम निकालेंगे कितने मोल्स ऑफ हमारा प्रोडक्ट मिला। ये क्या है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड पता है आपको, ये तो मालूम है क्यों अपॉन 96500। तो इसकी मदद से आप निकाल सकते हो इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखेंगे बच्चों थोड़ा आगे इसके। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है, क्या था, MR यानी मोल रेशो इक्वल्स टू मोल्स ऑफ मेटल प्रोड्यूस्ड, मोल्स ऑफ मेटल प्रोड्यूस्ड अपॉन क्या था, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, इसको मैं यहां लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा, पहले इसके बराबर इक्वल्स टू लिखेंगे, मोल्स ऑफ मेटल प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू क्या होगा, मोल रेशो, एक काम करते हैं पहले इसको लिख देते हैं, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इनटू मोल रेशो। मींस क्या हुआ, Q अपॉन 96500 इनटू मोल रेशो। इतना कैलकुलेट कर लिया तो आपको क्या मिल गया, मोल्स ऑफ मेटल प्रोड्यूस्ड। समझ में आ गया, यहां तक का समझ में आया। हमारा दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट का यूज करके ये बना है। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन हमारी कहानी यहाँ पर रुकने वाली है क्या, नहीं, क्योंकि हमारा एम क्या था, क्या था बच्चों हमारा एम था अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड। अब किसी का भी अमाउंट निकालेंगे आप, एक तो ग्राम में निकालोगे, आप केजी में निकालोगे, किसी ना किसी में तो ग्राम में केजी में निकालना ही पड़ेगा आपको। तो अमाउंट हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, देखो हमको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो हमको अमाउंट, अमाउंट यानी ये W हो गया, देयरफॉर W इज इक्वल टू क्या होगा, N इंटू M, यानी किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट उसका मास। तो सेम कंसेप्ट हम ऊपर करेंगे, देयरफॉर हमारा फोर्थ पॉइंट, अमाउंट ऑफ मेटल प्रोड्यूस्ड और यू कैन से डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, बताओ मुझे क्या रहेगा, मोल्स ऑफ मेटल प्रोड्यूस्ड, क्या रहेगा, मोल्स ऑफ मेटल प्रोड्यूस्ड इनटू मोलर मास ऑफ मेटल। क्या बनेगा बच्चों, मोलर मास ऑफ मेटल। इसको एक काम करते हैं हम W से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला। अब बेटा इसकी वैल्यू तो तुमको मालूम है, मोल्स ऑफ मेटल प्रोड्यूस्ड, इसीलिए हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, फाइनल फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं मैं, क्या बनेगा हमारा फाइनल फॉर्मूला, W इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मेटल प्रोड्यूस, कितना है भाई, ये है Q अपॉन 96500 इनटू मोल रेशो इनटू मोलर मास। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। अब एग्जांपल में अगर जैसे कि मुझे जिंक के बारे में निकालना है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn, जब भी हमने इसी के बारे में देखे थे, सॉरी हमने कॉपर का देखे थे, चलो मैंने जिंक का लिख लिया, कोई बात नहीं। इसका मोल रेशो क्या है, मोल रेशो कितना है इसका 1/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, कितनी वैल्यू रखेंगे इधर पे 1/2, मोलर मास जो भी रहेगा वो यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद में क्यू की वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटली I निकालो, T निकालो, यू विल गेट Q। ठीक है, ये सब निकल गया तो आप W निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, दिमाग में आ गई बातें, समझ में आ गया।
ये जो कंसेप्ट है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। इवन कभी कभी अगर बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं हमारे जेई में, तो ऐसे इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल हमारे जेई के एग्जाम में भी मिल जाएगा। लेकिन नो डाउट बच्चों हमारे स्टेट बोर्ड में डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एम, जिसका था अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड और अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को ये आना ही चाहिए, ये कंसेप्ट आना ही चाहिए। मैं जब इसके न्यूमेरिकल आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, तो इसके न्यूमेरिकल में मैं आपको हर वो छोटी छोटी सी बातें बता दूंगा, अगर आपने यहाँ पर मिस भी कर दिया होगा तो। लेकिन मेरा कहना यह है बच्चों कि इस टॉपिक को कभी मिस नहीं करना। ठीक है, हम अब देखेंगे हमारा सेकंड एम। अब सेकंड एम नहीं है एक्चुअली, वो कंडीशन ही हो गई है। सेकंड कंडीशन ही हो गई। अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन है, दो अलग अलग बीकर में, यानी दो जगह इलेक्ट्रोलाइसिस चालू है। क्या बोला मैंने? दो अलग अलग बीकर में इलेक्ट्रोलाइसिस चालू है। ठीक है, बी कंडीशन ही चाहिए, मैं बता देता हूं आपको। कंडीशन है, देखो सबसे पहले टू इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, यहां पर दो जगह पे इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, और दोनों बीकर में टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब भाई दो अलग अलग बीकर में हो रहा है तो टोटल 4 रॉड होंगी, दो एनोड दो कैथोड, एक बीकर एक सेल, दूसरा बीकर दूसरा सेल, और दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है ना, और सीरीज कनेक्शन है इनका। इनका कनेक्शन कैसा है बच्चों? सीरीज कनेक्शन है। अब सीरीज कनेक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? यहां से हमको समझ में क्या आता है, क्या मिलता है हमारे दिमाग में? कुछ तो बात आ रही होगी यहां से। बस भाई सीरीज कनेक्शन है, इसका मतलब दोनों में अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम जा रही है। क्या हो रहा है? दोनों में अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये कैसी जा रही है? सेम। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम जाएंगी तो भाई अमाउंट ऑफ चार्ज सेम जाएगा दोनों में, बराबर है बात। और अमाउंट ऑफ चार्ज सेम जाएगा तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा? सेम जाएगा। ये तीनों ही सेम वाली बात आ गई। ठीक है बच्चों, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम जा रही है, अमाउंट ऑफ चार्ज सेम जाएगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे सेम। और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या था? Q अपॉन 96500, याद होगा आपको ये। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम ले लेते हैं केस नंबर 1, और ये हो गया हमारा केस नंबर 2। दोनों अलग अलग सेल के हैं बच्चों। ठीक है, केस नंबर 1 में क्या है? कोई भी एक सॉल्यूशन है, XYZ कोई भी सॉल्यूशन हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका ले लेते हैं हम सब सिंबल W1 से। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? W1 इज इक्वल टू Q अपॉन 96500 इंटू मोल रेशो 1 इंटू मोलर मास 1। मोलर मास को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अरे 1 बोले तो पहला वाला इलेक्ट्रोलाइसिस में जो भी सॉल्यूशन है, जो भी डिपॉजिट हो रहा है, अगर जिंक डिपॉजिट हो रहा है तो जिंक का मास, जिंक का मोलर मास और जिंक का मोल रेशो, समझा? सेकेंड बीकर में अगर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो सब कॉपर का लिखना, लेकिन हम जनरल ले रहे हैं अभी M1 और 2 लगा के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? W2 इक्वल्स टू Q अपॉन 96500 इंटू मोलर मास 2 इंटू M2। ठीक है, अब दोनों में कॉमन ये है और ये कॉमन टर्म यहाँ पर मिल रही है। एक काम करते हैं, हम इसके लिए डिजाइन कर लेते हैं। Q अपॉन 96500 इज इक्वल टू क्या होगा? W1 अपॉन M1 इंटू MR1। सेम यहाँ पर होगा Q अपॉन 96500 इंटू, सॉरी इंटू नहीं आएगा, इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 MR2। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब जब ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों सेम है तो दिस वन इक्वल्स टू दिस टू, तो यहां पर एक नया फॉर्मूला मिल गया।
क्या बन गया, देयरफॉर W1 अपॉन M1 MR1 इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 MR2। बन गया फॉर्मूला। किस चीज के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे जब हमारे पास दो अलग अलग बीकर में इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहे हैं और बोथ द बीकर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ईच अदर। अगर ये दोनों एक दूसरे को सीरीज से अटैच है तो उस टाइम पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब दोनों में अलग अलग मेटल रहेंगी तो अलग अलग मेटल की कहानी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पहले बीकर की पूरी कहानी, ये हो गया दूसरे बीकर की, जहां पर ये मास डिपॉजिटेड आपको दिया रहेगा एग्जाम में, मोलर मास और मोल रेशो आपको निकालना आता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की बी वाला पोर्शन, सेकंड पोर्शन। तो अभी हमारा जो टॉपिक है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये पूरा खत्म हो गया है। अब हम देखेंगे हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सेल जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल हो गया, वोल्टाइक सेल हो गया, ये सेल के बारे में हम देखेंगे। तो ये सेल में मैं सबसे पहले आपको एक बहुत बेसिक सेल के बारे में बता रहा हूं, बहुत ही बेसिक सेल है जिसका नाम है बच्चों डैनियल सेल। और ये डैनियल सेल से ही हमारी पूरी कहानी स्टार्ट होती है। अभी आपके 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस से डैनियल सेल को फिलहाल निकाल दिया गया है। पुराने सिलेबस में डैनियल सेल हुआ करता था। नाउ अब ये सीबीएसई के समान 11th स्टैंडर्ड में पहुंच गया है डैनियल सेल। लेकिन बच्चों डैनियल सेल हमारे आज भी बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एक बार हम डैनियल सेल के बारे में देख लेते हैं हमारे रिवीजन के पर्पस से, फिर उसके बाद हम आगे नए नए सेल्स देख सकते हैं। डैनियल सेल से हमको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों हमारा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है गैल्वेनिक या यू कैन से वोल्टाइक सेल। हमने अभी तक जो पढ़ा था टॉपिक, इसमें दो टाइप के सेल थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। उसमें पहला टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें बच्चों हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, मोल्टन NaCl और एक्वस NaCl और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, ये तीनों टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में थे। नाउ अब हमारा सेकंड सेल चालू हो रहा है गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल के अंदर हम पढ़ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डैनियल सेल। डैनियल सेल ये 1.1 वोल्टेज का सेल बनता है ये। ठीक है, छोटा सा LED लाइट जल जाएगा इससे। ठीक है, अब डैनियल सेल है क्या, इसमें यहाँ पर आपको सॉल्ट ब्रिज के भी बारे में मुझे बताना है। सॉल्ट ब्रिज 12th स्टैंडर्ड में है। ठीक है, देखेंगे अगर हमने बच्चों ये दो बीकर ले लिया है, ये एक बीकर है और इसमें हमने एक सॉल्यूशन डाला है 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक बीकर है, इस बीकर में हमने एक सॉल्यूशन डाला है 1 मोलर CuSO4 का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, दो बीकर समझ में आ गया। इसमें हमने एक रॉड डिप किया है बच्चों, ये रॉड बनी हुई है जिंक से, एक ही स्पीशीज से, देख लो कॉमन है। ठीक है, यहां पर भी हमने एक रॉड डिप किया है और ये जो रॉड है ये कैसे बनी हुई है, कॉपर से। ठीक है, एक ऐसा यू शेप्ड ट्यूब है इन्वर्टेड, जो हमने दोनों सॉल्यूशन में डीप करके रखा हुआ है। इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज का काम करता है, इसके अंदर सॉल्ट होता है। वे कैसे बनता है मैं आपको इसके बारे में हल्का सा बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक यू शेप्ड ट्यूब लेना है आपको, ऐसा ट्यूब ले लो एक यू शेप्ड का, ये अंदर से पूरा ट्यूब है, अंदर से स्पेस होती है, कैनल होती है उसमें। ठीक है, आप एक सॉल्यूशन आता है अगार अगार का, अगार अगार सॉल्यूशन आपको लेना है, 5% अगार अगार सॉल्यूशन लेना है। उस सॉल्यूशन में आपको KCl डालना है और उसको अच्छा गर्म करना है। उसके बाद में ये हो जाएगा बेटा पूरा लिक्विड स्टेट में ट्रांसपेरेंट। फिर उसके बाद में आप यू शेप्ड ट्यूब लेके आओ और उसमें एक साइड से फिल करो और दोनों लेवल नियर अबाउट इक्वल आना चाहिए, यानी इतनी इक्वल
यहां तक का लेवल ला लो दोनों का, ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसा ही रहने दो यूट्यूब को। उसके बाद में उसको ठंडा होने के लिए रख दो बच्चों। ठंडा जब हो जाएगा तो अंदर का जो सॉल्यूशन था वो हो जाएगा जेली लाइक, सेमी सॉलिड जेली हो जाएगा। फिर एक बार पूरा कूल हो गया हो तो उसके बाद में अपने यू शेप्ड ट्यूब को अगर हम इन्वर्ट करते हैं, इसको हम इन्वर्ट करते हैं तो भी अंदर का मटेरियल नहीं गिरेगा। यानी इसके अंदर हमारे पास है के पॉजिटिव आयन, सीएल निगेटिव आयन, के पॉजिटिव, सीएल निगेटिव, के पॉजिटिव, सीएल निगेटिव, के पॉजिटिव, सीएल निगेटिव, ये सब आयन अंदर फिल किए हुए है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्ट ब्रिज। अब बच्चों हमने एक काम किया है, यहां से एक वायर लिया है, ठीक है, और ये वायर के ऊपर हमने लगा के लिखा रखा है एक बल्ब छोटा सा, ठीक है, और ये वायर को हम यहां से कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे ये बल्ब हो जाएगा ग्लो, ठीक है बच्चों, ये बल्ब हो जाएगा ग्लो, ठीक है। तो अब कहानी कैसे होगी, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले यहां पर था Zn2 पॉजिटिव आयन और SO4 2 निगेटिव आयन, यहां पर था Cu2 पॉजिटिव आयन और SO4 2 निगेटिव आयन। हुआ क्या है, हमने ये दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है। तो ये सेल दोनों हाफ सेल बोलेंगे अपन, ये हाफ सेल और ये हाफ सेल, बोथ हाफ सेल आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। अब इन दोनों में होगा कंपटीशन, इन दोनों में होगा कंपटीशन। हमारे पास एक नॉलेज है बच्चों जो मैं यहां पर लिख के रखता हूं, ई नॉट कॉपर 0.337 वोल्ट, ई नॉट जिंक माइनस 0.763 वोल्ट। अब की क्या वैल्यू है भाई, ये वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये वैल्यू कौन सी है बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर की और जिंक की। तो इसमें से रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा है, जिंक का कम है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इन दोनों में से जब कंपटीशन होगा तो कॉपर विल विन, कॉपर विल विन। अब कॉपर विन करेगा और उसको करना पड़ेगा रिडक्शन, यानी ये वाला जो एरिया है इस एरिया करेगा रिडक्शन और ये वाले को मजबूरी में करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चों। अब यहां पर रिडक्शन कौन करेगा, देखो यहां पर कॉपर वाले दो लोग हैं, एक ये है और एक ये है, इन दोनों में रिडक्शन कौन करेगा, ये रिडक्शन कर सकता है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, नहीं। ये रिडक्शन कर सकता है, हाँ ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो यहाँ पर रिडक्शन का काम ये करेगा। तो यहाँ पर होंगी रिएक्शन Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, ठीक है, बराबर लिखा मैंने रिएक्शन। यहां पर बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन कौन करेगा, एक तो जिंक करेगा ऑक्सीडेशन, नहीं तो इसको करना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन ये करेगा, ये नहीं कर सकता है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता है, ये कर सकता है, इसलिए ऑक्सीडेशन होगा इसका Zn gives Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को कहानी होती कैसी है। यहाँ पर जो जिंक रहता है, समझ लो एक जिंक आयन है, जिंक है, इसका आयन बन के सॉल्यूशन में उतरा, बराबर है बच्चों, और इसके जो इलेक्ट्रॉन बने वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चढ़े, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन इधर आए, इलेक्ट्रॉन इधर आए, इधर से आते हुए वो इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचे, और फिर इस बीकर में इलेक्ट्रॉन आए, ये यहां तक सॉल्यूशन तक इलेक्ट्रॉन आए, फिर यहां से कॉपर आयन गया और वो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हुआ, ये रिएक्शन बनी और एक्स्ट्रा का कॉपर बना जो यहाँ पर डिपॉजिट होते जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा यहाँ की जो रॉड है वो थोड़ी मोटी होती जाएंगी, उसमें कॉपर डिपॉजिट होगा, और यहाँ की रॉड थोड़ी होंगी पतली। क्यों पतली होंगी बच्चों, क्योंकि इसका जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, आयन हमेशा सॉल्यूशन में रहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये रिएक्शन होगी, यहाँ पर ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडक्शन, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेंगी रेडॉक्स रिएक्शन। मैं जोड़ के यहाँ पर एडिशन लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉन दोनों में कॉमन है, कट जाएंगे, तो क्या मिलेगा Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स
Zn2 पॉजिटिव प्लस CO, ये बन गया हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। अब लेकिन बच्चों यहाँ पर कहानी होती क्या है, कैसी कहानी होगी यहाँ पर, क्या होगा, इसके बारे में भी थोड़ी बात बता देता हूँ। जैसे कि आप जानते हो यहाँ पर नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन इंक्रीजेस, एम आई राइट? Zn2 पॉजिटिव आयन इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं। तो और ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं कि निगेटिव चार्ज नहीं है, निगेटिव चार्ज है सल्फेट आयन। भाई हमने पहले 1 मोलर ZnSO4 डाले थे, इसका मतलब होता है 1 मोल जिंक आयन थे, 1 मोल सल्फेट आयन थे, जितने कटायन थे उतने ही अनायन थे, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा का कटायन आ रहा है, एक्स्ट्रा का कटायन आ रहा है, तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। सल्फेट से कोई लेना देना नहीं फिलहाल, ठीक है, सल्फेट इन दोनों बराबर है, पर ये एक्स्ट्रा का आ रहा ना। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से किसकी एंट्री होंगी, Cl निगेटिव की, क्लोरीन आयन की निगेटिव, ठीक है। देयरफॉर क्लोरीन निगेटिव आयन फ्रॉम salt bridge enters the solution and maintain, क्या मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्या मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब यहां की कहानी देखेंगे, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, Cu2 पॉजिटिव आयन डिक्रीजेस, अरे क्योंकि Cu2 पॉजिटिव आयन कन्वर्ट होके कॉपर बन रहे हैं ना, तो कॉपर आयन कम हो रहा है, देयरफॉर निगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। अब ये सवाल आता है कैसे, देखो बच्चों, पहले हमने 1 मोलर CuSO4 डाले थे, यानी 1 मोल ये थे, 1 मोल ये थे, जितने कटायन थे उतने अनायन थे, लेकिन इसके नंबर कम हो गए तो इसके ज्यादा हो गए ना, पहले दोनों सेम थे, ठीक है, ये कॉपर आयन है, ये सल्फेट आयन है, बोथ आर सेम, कॉपर आयन कम हो गए तो ऑटोमेटिकली सल्फेट के नंबर ज्यादा है, ठीक है। तो सल्फेट आयन कैसा है बेटा, ज्यादा है, यानी निगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, तो देयरफॉर यहां से सॉल्ट ब्रिज से किसकी एंट्री होंगी, के पॉजिटिव की, देयरफॉर के पॉजिटिव आयन फ्रॉम सॉल्यूशन एंटर्स द solution नहीं सॉरी salt bridge, from salt bridge enters the solution and maintain, क्या मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्या मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। समझ में आ गया बातें यहां तक का, क्लियर है? तो मैंने अभी आपको डैनियल सेल का एक नोड बता दिया है, आपको एक आइडिया दे दिया है कि डैनियल सेल कैसा रहता है, और उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में ये सब बातें चले गई होंगी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमको कभी हमारा सेल कितने वोल्ट का बना है वो निकालना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है बच्चों, हमारा फॉर्मूला है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब E नॉट कैथोड कौन है बच्चों, E नॉट कैथोड, कैथोड कौन है भाई, कॉपर वाला है, तो E नॉट कॉपर माइनस E नॉट Zn, E नॉट कॉपर कितना है 0.337 माइनस 0.763 वोल्ट, ओवरऑल ये अप्रोक्सीमेट आता 1.1 वोल्ट का, तो ये सेल बना 1.1 वोल्ट का। जैसे बच्चों यहाँ पर डैनियल सेल है, वैसे ही आप बाकी सेल भी बना सकते हो, मटेरियल चेंज करते जाओ, यहाँ का चेंज करो, यहाँ का चेंज करो, अलग अलग मटेरियल के हिसाब से अलग अलग बना सकते हैं। और रही बात ये वैल्यूज की, तो ये वैल्यू एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप नेट पे डालोगे तो भी मिल जाएगा आपको ये, किसी भी आयन का। और कमाल की बात है, हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक में भी इसकी पूरी एक लिस्ट दी हुई है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका कितना होता है, आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपको ये दी रहेंगी ये वैल्यू, आपको इस वैल्यू को लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये होता है हमारा डैनियल सेल। अब इसका एक भाग रह गया इसका रिप्रेजेंटेशन का, वो रिप्रेजेंटेशन का पार्ट मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है बच्चों। तो आज हम हमारे वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्ते।